आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। मजलिस ने असम्बली इंतखाबात के लिए 6 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। 9 नशिस्तों बशमूल जुबली हिल्स और राजेंद्र नगर हल्कों पर इंतखाब लड़ने का किया ऐलान। सदर मजलिस और रुकने पार्लिमान बैरिस्टर ओवैसी की मीडिया कॉन्फ्रेंस। मीर जुल्फ़िकार अली को चार मीनार और माजिद हुसैन को नामपल्ली हल्के से मजलिस का टिकट। चंद्रायन गुट्टा कारवान मलकपेट के अराकीन असम्बली को दोबारा टिकट। जाफर हुसैन मेराज का हल्का बदल दिया गया। BRS का दौर इक़्तिदार अमन व अमान से पूर्व BRS की कारकर्दगी पर आवाम वोट दें। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की तूफानी इंतखाबी मुहिम जारी। वज़ीर आला क्रिमिनल सियासतदान BRS हुकूमत अपनी 10 साला प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ मुबाहिस में हिस्सा ले। सदर TPCC रेवंत रेड्डी ने किया चैलेंज। TUWJ के मीट दी प्रेस से किया खिताब। देखते हैं खबरों की तफसील। इलेक्शन कमीशन ने हिदायत जारी की है कि रियासत में 30 नवंबर को रायदही के पेश नज़र 28 से 30 नवंबर शराब की दुकानात को बंद रखा जाए। इस सिलसिले में महकमे पुलिस के अलावा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को भी हिदायत जारी की गई है। इलाहाबादी 3 दिसंबर को भी मज़कूरा शॉप्स बंद रखने की हिदायत दी गई है ताकि इस दिन वोटों की गिनती का अमल पूरा किया जा सके। याद रहे कि पर्चे नामजदगी दाखिल करने का अमल शुरू हो चुका है और यह सिलसिला 10 नवंबर तक जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस सिलसिले में सख्त इंतजामात भी किए गए हैं। कुली में इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है, जबकि माबाकी 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बाकी है। सदर कुली में इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मजलिसी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में मीडिया कॉन्फ्रेंस में नामों का ऐलान किया। दूसरी जानिब वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की तूफानी इंतखाबी मुहिम जारी है, जिसके दौरान वो इंतखाबी जलसों से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने आवाम से अपील की है कि BRS हुकूमत की कारकर्दगी पर उसे वोट दिया जाए। नाज़रीन, इन अहम खबरों के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के लिए 9 नशिस्तों पर मुकाबला करने का ऐलान करते हुए 6 नामों पर मुश्तमिल फहरिस्त जारी कर दी है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम पर एक पुरहजूम मीडिया कॉन्फ्रेंस में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। इस मरतबा 2 नए चेहरों मीर जुल्फ़िकार अली को हल्के चार मीनार से और मोहम्मद माजिद हुसैन को हल्के नामपल्ली से टिकट दिया गया है। इसी तर्ज पर चंद्रायन गुट्टे से अकबरुद्दीन ओवैसी, मलकपेट से अहमद बलाला को बरकरार रखा गया है। जाफर हुसैन मेराज को हल्का बदलते हुए याकूतपुरे से उम्मीदवार बनाया गया है। हल्के असम्बली कारवान से भी कौसर मोहिउद्दीन को दोबारा टिकट दिया गया है। मीडिया कॉन्फ्रेंस में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने तफसीलात बताई। आज के दिन मैं जो है चंद असम्बली सीट के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रहा हूं आपके सामने। तो मैंने जैसा आपसे कहा कि 9 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज पर मजलिस इलेक्शन लड़ेगी, जिसमें मौजूदा 7 MLA की कॉन्स्टिट्यूंसी है, राजेंद्र नगर की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी और जुबली हिल्स है। तो आज मैं बहादुरपुरा, राजेंद्र नगर और जुबली हिल्स के कैंडिडेट्स का ऐलान नहीं करूंगा, वो शॉर्टली करूंगा आपके सामने। और सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे पार्टी लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी दोबारा इंशाअल्लाह चंद्रायन गुट्टे से मजलिस के उम्मीदवार रहेंगे। अहमद बलाला साहब मलकपेट से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। कौसर मोहिउद्दीन साहब कारवान से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। फिर माजिद हुसैन नामपल्ली से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। याकूतपुरे से जाफर हुसैन मेराज साहब इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। और चार मीनार से
एक्स मेयर जुल्फ़िकार साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। तो ये अहम बातें मुझे आपको बताना था, ये आपको बता चुका हूं। अगर आपके कोई सवालात हैं, ये 3 असेंबली हलकों का ऐलान कब होगा मैं जल्दी कर दूंगा, क्योंकि आज से नॉमिनेशंस की तारीख शुरू हुई है, तो ये करूंगा। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारे पूरे उम्मीदवारों का वो एमएलए बनेंगे, कामयाब होंगे, अवाम की उनका साथ मिलेगा, अवाम की दुआएं, अवाम का वोट उनको मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। और हमारी कैंपेन का आगाज भी कल परसों से शुरू हो जाएगा। तो दूसरे 3 असेंबली हल्के जात का इंशाअल्लाह मैं जल्द से जल्द आपके सामने नामों का ऐलान कर दूंगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से रियासत तेलंगाना के तमाम 119 असम्बली हल्के जात के लिए एलामिया जारी करते ही जुमे के रोज़ से पर्चे नामजदगियाँ दाखिल करने का आगाज़ हो गया। सबसे पहले ज़िले खम्मम से कांग्रेस उम्मीदवार और साबिक़ वज़ीर टी नागेश्वर राव ने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। पर्चे नामजदगियाँ काम के दिनों में 11 बजे से 3 बजे तक 10 नवंबर तक दाखिल की जा सकती हैं, जबकि 13 नवंबर को पर्चे नामजदगियों की तहकीक की जाएगी। 15 नवंबर को पर्चे नामजदगियों से दस्तबरदारी की आखिरी तारीख मुकर्रर है। 30 नवंबर को सुबह 7 बजे से 5 बजे तक रायदही मुकर्रर है और 3 दिसंबर को रायशुमारी करते हुए नताइज जारी किए जाएंगे। ఒక్క నిమిషం ఓకే సార్ లోపల పోనీ అతను పాస్ లేదుగా सदर बीआरएस वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने भैंसा और दीगर मकामात पर प्रजा आशीर्वाद जलसे आम से खिताब करते हुए बताया कि आवाम को चाहिए कि वो कांग्रेस और बीजेपी के झूठे वादों में ना फंसें, बल्कि हुकूमत की कारकर्दगी और रियासत की तरक्की, रियासत में जारी पुरअमन माहौल और गुज़िश्ता 9 सालों के दौरान एक भी दिन कर्फ्यू नाफिज नहीं हुआ, इसी के पेश नज़र बीआरएस हुकूमत को कामयाब बनाया जाए। वज़ीर आला ने बीड़ी वर्कर्स और दीगर मजदूर पेशा अफराद को तयक़ुन दिया कि तीसरी मरतबा इख्तिदार पर आने के बाद उनकी तरक्की के लिए मजीद इक़दामात करेंगे। తెలంగాణ వచ్చే సమయానికి మన తెలంగాణ అంతా ఆగమాగం ఉండే, మంచినీళ్ళు లేవు, కరెంటు లేదు, సాగునీళ్ళు లేవు, ప్రజలు బతకబోయేది, వలసలు పోయేది, చెట్టుకోలు గుట్టకోలు అయిపోయి ఉన్నాం మనందరం. మీ అందరికీ తెలుసా విషయం. ఈ తెలంగాణ రానైతే వచ్చింది, కానీ మరి ఎట్లా ముందుకు పోవాలి, ఎట్లా బాగుపడాలి, ఒక 3-4 మాసాల పాటు తలలు పలగొట్టుకొని మేధావులందరితో మాట్లాడి ఒక ఎజెండా వేసుకున్నాం. ఎవరు అవునన్నా ఎవరు కాదన్నా 70% ప్రజలు వ్యవసాయాన్ని అనుసరించుకొని బ్రతుకుతున్నారు. కాబట్టి తప్పకుండా వ్యవసాయాన్ని స్థిరీకరించాలి అని ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాం. ఆ నిర్ణయం ప్రకారం 5-6 స్టెప్పులు వేసినాం. 5-6 ముఖ్యంగా రైతులకు 24 గంటల కరెంటు ఇవ్వడం, గడ్డెనవాగు లాంటి ప్రాజెక్టు నుంచి నీళ్లు బారితే దానికి నీటి తీరువా ఉండే ఇంతకుముందు, ఇప్పుడు వాటర్ ట్యాక్స్ లేదు. అదే మన పక్కన మహారాష్ట్రలో ఉంది, కానీ మన దగ్గర నీళ్ళకు ట్యాక్స్ లేదు. నీళ్లు ఫ్రీగా ఇస్తూ ఉన్నాం, కరెంటు ఫ్రీగా ఇస్తూ ఉన్నాం, పెట్టుబడి కోసం రైతులకు రైతు బంధు ఇస్తూ ఉన్నాం. ఎవరైనా రైతు చనిపోతే వాళ్ళకు वज़ीर सेहत फाइनेंस हरीश राव ने संगारेड्डी में प्रजा आशीर्वाद जलसे आम से खिताब करते हुए बताया कि सफ़ेद राशन कार्ड रखने वालों को माह जनवरी से बारीक चावल हासिल होगा और बीआरएस इक़्तिदार हासिल करने के बाद गैस सिलेंडर 400 रुपये में फ़राहम करेगी। उन्होंने बताया कि बीआरएस हुकूमत ने गुज़िश्ता 9 सालों के दौरान जो काम किए हैं उसको देखते हुए रियासत की आवाम KCR को वज़ीर आला के ओहदे पर तीसरी मरतबा भी फाइज करेंगे। हरीश राव ने बताया कि मुल्क की किसी भी रियासत में हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज मौजूद नहीं है, लेकिन ये एजाज सिर्फ रियासत तेलंगाना को हासिल है। గాంధీ భవన్ పోయి మొత్తం గాలబెట్టిరు, మొత్తం ఫ్లెక్సీలు, కుర్చీలు పొల్లు చేసిరు. ఏమంటున్నారు అందరూ? కాంగ్రెస్ పార్టీని మొత్తం గంపగుద్ద అమ్ముకున్నాడు, సీట్లన్నీ అమ్ముకున్నాడు, తప్పిపోయి గిట్ట వస్తే ఈ తెలంగాణనే అమ్ముకుంటాడు, తస్మాత్ జాగ్రత్త అని నీ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులే చెప్తున్నారు. ఇవాళ
రోజుకొక్కడు గాంధీ భవన్ పొల్లు పొల్లు చేస్తున్నాడు. నువ్వు ఎంత కమ్ముకున్నావో రేట్లు చెప్తున్నారు. మీరా శ్రీరంగ నీతులు చెప్పేది? మీరా ఈ ముచ్చట్లు చెప్పేది? ఇవాళ దయచేసి మీరు ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. మొన్న ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ని పట్టుకొని ఏమన్నాడు రేవంత్ రెడ్డి గారు? ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ అట అడ్డా కూలీలట, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ అట బీరుకు బిర్యానీకి అమ్ముడు పోతారని ఈ రేవంత్ రెడ్డి గారు మాట్లాడినారు. ఇలా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు ఆనాడు తెలంగాణ ఉద్యమంలో వాళ్ళు చేసిన పోరాటం, వాళ్ళ త్యాగాలు, వాళ్ళ స్ఫూర్తి ఎంత గొప్పదో తెలంగాణ सदर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी वाईएस शर्मिला ने इस बात का ऐलान किया कि वाईएसआर तेलंगाना पार्टी तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में हिस्सा न लेते हुए कांग्रेस पार्टी की तायद करेगी, क्योंकि मुल्क भर में कांग्रेस ही वाहिद सेकुलर जमात है। उन्होंने कहा कि आंजहानी वज़ीर आला वाईएस राजशेखर रेड्डी कांग्रेस से 35 साल तक वाबस्ता रहे और इस पार्टी को मुस्तहकम करने के साथ साथ तेलुगु आवाम की तरक्की को भी मुमकिन बनाया। शर्मिला ने उनकी पार्टी के कायदीन की जानिब से उन्हें धोखेबाज करार देने पर वो अश्कबार हो गई और कहा कि वो राजशेखर रेड्डी की बेटी हैं, फिर कैसे धोखेबाज हो सकती हैं। ఇంకా పెట్టి పెట్టక తలికే నిరుద్యోగ సమస్య తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉందని, నిరుద్యోగుల కోసం పోరాడాల్సిన అవసరం ఉందని గ్రహించి 3 రోజుల నిరాహార దీక్షతో మొదలైన నిరుద్యోగుల కోసం చేసే ఆ పోరాటం 42 మంగళవారాలు నిరాహార దీక్ష చేసేంత వరకు సాగింది. అంతేకాదు నిరుద్యోగుల కోసం పోరాటంలో ఆఖరికి ఒక మహిళని చూడకుండా నన్ను జైల్లో కూడా పెట్టడం జరిగింది కేసీఆర్ సర్కార్. ఒక నిరుద్యోగుల కోసమే కాదు, ఏ విషయంలోనైనా ప్రతి వర్గానికి మేలు చేయాలనే చూసింది వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ. పోడు భూములకు, పోడు పట్టాల కోసం కొట్లాడడం అయితేనేమి, దళిత బంధు కోసం కొట్లాడడం అయితేనేమి, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల కోసం కొట్లాడడం అయితేనేమి, పేదలకు ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్, ఆరోగ్యశ్రీ ఎందుకు అందడం లేదనే విషయంలో కొట్లాడడం అయితేనేమి, రైతులకి వరి వేసుకుంటే ఉరే అన్న కేసీఆర్ మీద सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने TUWJ यूनियन की जानिब से मुनक़िदा मीट दी प्रेस से खिताब करते हुए हरीश राव और KT रामाराव को चैलेंज किया कि 2014 से 2023 तक की हुकूमत की प्रोग्रेस रिपोर्ट और CLP कायद भट्टी विक्रमार्का 2004 से 2014 तक की कांग्रेस हुकूमत की प्रोग्रेस रिपोर्ट लेकर बशीरबाग प्रेस क्लब पहुंचेंगे, जिसमें आवाम को ये वाज़े हो जाएगा कि कौन किसने काम किया है। रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद की तरक्की, कांग्रेस के दौर में किए जाने वाले इक़दाम की तफसीलात पेश की। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को क्रिमिनल सियासतदान करार दिया। इस मौके पर यूनियन के कायदीन श्रीनिवास रेड्डी, विराहत अली और दीगर भी मौजूद थे। ప్రశ్నలకు తప్పకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతాయుతంగా మీకు సమాధానం చెప్తాను. ఇక నుంచైనా తెలంగాణలో భాషలో మార్పు రావాల్సిన అవసరం ఉంది. నా వైపు నుంచి ఈ వేదిక మీద నుంచి కేసీఆర్ గారికి సూచన చేస్తున్నా, టీఆర్ఎస్ పార్టీకి కూడా నేను చెప్తున్నా, మిగతా పక్షాలకు కూడా విధి విధానాల మీద ఎన్నికలలో ప్రజల దగ్గరికి వెళ్దాము. మీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే ముందుకు రండి. రెండవ సూచన, చుక్క మందు పోయొద్దు, ఒక్క పైసా పంచొద్దు. దేవుడి మీద ఒట్టేద్దామా, నీకు నమ్మకమైంది ఏదో దాని మీద ఒట్టేద్దాము. ఈ విధి విధానాలకు కట్టుబడి ఉండి బీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ పార్టీ విధి విధానాలతో ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రజాభిప్రాయాన్ని వాళ్ళు ఇచ్చే తీర్పును గౌరవిద్దాము, పాటిద్దామని నేను తెలియజేస్తున్నా. सदर मजलिस बैरिस्टर रोहिणी ने राम मंदिर का ताला राजीव गांधी की हुकूमत में खोले जाने के कांग्रेस लीडर कमलनाथ के बयान पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से वजाहत तलब की है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर रोहिणी ने कहा कि कमलनाथ के बयान से कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया है। राहुल गांधी सेकुलरिज्म का ड्रामा कर रहे हैं। जनवरी में मंदिर की इफ्तिताह की तकरीब में वज़ीर आज़म मोदी को राहुल गांधी को भी अपने साथ रखना चाहिए। जनाब कमलनाथ का बयान मैं देखा हूँ, स्टेटमेंट देखा हूँ, जिसमें कमलनाथ ने जो हमेशा से मैं कहते आया कि बाबरी मस्जिद की शहादत में
जितना रोल आरएसएस बीजेपी का है उतना रोल कांग्रेस का भी रहा है। मेरी इस बात को और ऐसे कई हज़ारों लाखों लोगों की बात को दोबारा कमलनाथ ने साबित किया कि बाबरी मस्जिद की डेमोलिशन और शहादत में कांग्रेस का भी बराबर का हिस्सा है। और कमलनाथ ने ये कहा कि राम मंदिर का क्रेडिट बीजेपी नहीं ले सकती, राजीव गांधी के रोल को नहीं भूलना चाहिए। ताला खोला राजीव गांधी ने, और उन्होंने कहा कि हमको तारीख को नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। तारीख को इसलिए नहीं भूल सकते कि जब पहली मर्तबा बाबरी मस्जिद के अंदर रात के अंधेरे में चोरों की तरह मस्जिद के अंदर जाकर उसमें आइडल्स को रखे गए थे मिंबर नबवी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उस वक्त किसकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में? कांग्रेस की थी। मुख्यमंत्री कौन था? जीबी पंत साहब थे। फिर उसके बाद मुसलमानों से मस्जिद को बंद कर दिया गया और पूजा की इजाज़त दी गई। उस वक्त भी देश में और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। फिर मामला बड़ा ताले खोलने का, तो ये बात बिल्कुल सच है। राजीव गांधी के ही ज़माने में बाबरी मस्जिद के ताले धोखा देकर खोले गए थे, और उस ज़माने में मुस्लिम पक्ष को बुलाया तक नहीं गया, और जज साहब ने 25 या 30 पेज का ऑर्डर 5 मिनट में दे दिया। और उस ज़माने में कंप्यूटर नहीं था और टाइपराइटर था उस ज़माने में। बग़ैर सुने तो सरकार ने, राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार ने ताले खुलवा दिए, और उसके बाद बूटा सिंह ने वहाँ पर शिलान्यास किया। तो ये बात कमलनाथ ने साबित कर दिया कि बाबरी मस्जिद को जो छीना गया है उसमें बराबर का रोल कांग्रेस पार्टी का बीजेपी आरएसएस के साथ रहा है। तो 48-49 से 6 दिसंबर 1992 तक बराबर कांग्रेस का रोल रहा इसमें, डेमोलिशन में और इसको काम करने में। 6 दिसंबर के दिन बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस ने सुप्रीम कोर्ट को ये वादा किया, गलत बोला, झूठ बोला कि वहाँ पर कुछ नहीं किया जाएगा बाबरी मस्जिद को। बाबरी मस्जिद को उसके बाद डेमोलिशन कर दिया गया। तो ये सच्चाई है, और इसमें बराबर कांग्रेस का और बीजेपी आरएसएस का रोल रहा। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के वफद ने कारगुजार सदर व रियासती वज़ीर KT रामाराव से मुलाकात करते हुए उन्हें अपने मतालेबात पेश किए। मज़कूरा दिए गए मतालेबात पर वज़ीर KTR ने वफद से तबादले ख्याल भी किया। फोरम के वफद में जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार, अरकान मौलाना सैयद अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना सईद क़ादरी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि फ़ोरम ने एक दिन कबल ही ऐलान किया था कि जहाँ एक जानिब हैदराबाद में वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों की तायद करेंगे, तो वहीं दूसरी जानिब रियासत भर में अपने मुतालबात को मानने वाली पार्टी की तायद की जाएगी। तेलंगाना तेलुगुदेशम के सदर के ज्ञानेश्वर मोदीराज ने BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से प्रगति भवन में मुलाकात की। KCR ने खंडवा पहनाकर उन्हें BRS में खैर मकदम किया। उन्होंने ज्ञानेश्वर की खिदमत की सताइश की।
पार्टी में तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेने को लेकर बढ़ती जा रही नाराज़गी के तनाजुर में YSRCP की लीडर शर्मिला ने पार्टी कायदीन के साथ इजलास तलब किया। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए शर्मिला ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी बल्कि कांग्रेस पार्टी की तायद करेगी। शर्मिला ने यह भी ऐलान किया कि पालेर से कांग्रेस के उम्मीदवार पी श्रीनिवास रेड्डी की वो तायद करेंगी। शर्मिला ने रियासत तेलंगाना की आवाम से कांग्रेस के हक़ में वोट देने की अपील की है। ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీకి మద్దతు ఇవ్వాలని వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ నిర్ణయించింది. ఈ దిశగా వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ తెలంగాణ ప్రజలకు చెప్తుంది, ఈ ఎలక్షన్లలో వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ పోటీ చేయబోవటం లేదు. मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी की गाड़ी की भी तलाशी ली गई है। किशन रेड्डी ने अपने एक्स प्रो वीडियो पोस्ट किया है जिस पर उन्होंने बताया कि मेडशल के पास उनकी गाड़ी की तलाशी ली गई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने तलाशी मुहिम में पूरा ताउन किया है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के सुतूनों के नक़ाइस से मुतालिक नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। रिपोर्ट में डिज़ाइन, प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल और मेंटेनेंस व ऑपरेशन को नक़ाइस का ज़िम्मेदार ठहराया गया है। बताया जा रहा है कि मरकज़ी वज़ीर गजेंद्र शेखावत ने भी इस सिलसिले में BRS हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। सदर कुल इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुण पार्लियामान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से असम्बली इंतखाबात में मजलिसी उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के बाद मज़कूरा कायदीन ने सदर मजलिस से इजहार तशक्कुर किया है। पहली मरतबा असम्बली इंतखाब में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार और साबिक़ मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन ने सदर मजलिस का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वह हल्के की मौसर नुमाइंदगी करेंगे। इसी तर्ज पर चारमीनार से टिकट हासिल करने वाले सीनियर कायद मीर जुल्फ़िकार अली ने भी मीडिया से बात करते हुए पार्टी और पार्टी सदर के अलावा आवाम के लिए काम करने का अहद किया और इनका शुक्रिया भी अदा किया। अलग कारवान के उम्मीदवार कौसर मोहिउद्दीन ने भी पार्टी क़यादत और कारकुनों से इजहार तशक्कुर किया। मज़कूरा उम्मीदवारों के मदाहों ने उन्हें मुबारकबाद देते हुए उन्हें तहनीत भी पेश की। बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने मुझको तीसरी मरतबा हल्के कारवान का उम्मीदवार ऐलान किया। मैं लाख लाख मरतबा अल्लाह का एहसानमंद हूँ और शुक्र अदा करता हूँ मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। इसके बाद मेरे माँ बाप की दुआ है और मैं एहसानमंद हूँ मेरी जमात के सदर मोहतरम जनाब नाक़िब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का और साथ ही साथ हबीबी मिल्लत अकबरुद्दीन अली साहब का एहसानमंद हूँ। मुझको तीसरी मरतबा MLA का उम्मीदवार ऐलान किया और मैं इस मीडिया के ज़रिए मेरे हल्के कारवान के तमाम कॉर्पोरेटर्स और तमाम जमात के वर्कर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हर वक्त मेरा साथ दिया।
मेरे कांधे को कांधा लगाकर काम करे। मेरे जमात के वर्कर्स का, मुहिब्बल मजलिस का, तमाम का एहसान मंद हूँ और मेरे अगले कारवाल की तमाम रहने वाले वोटर्स का एहसान मंद हूँ और ख़ास तौर से हल्के कारवाल का जो वोटर है हर वक्त जमात की तरफ और जमात को मजबूत करने के लिए हर वक्त आगे बढ़कर जमात की मोहब्बत में जमात के लिए दुआ करता है और हर इलेक्शन में जमात के लिए आधी रात को निकल कर काम करता है। और उसके बाद सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब, कायद मुकर्रिना कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का शुक्रगुजार हूँ। ये मेरे लिए बड़ी इज़्ज़त और फ़ख्र की बात है कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने मुझ जैसे एक वर्कर पर अपना एतमाद जताया और हमें मौका दिया नामपल्ली के अवाम का खिदमत करने का। मेरे लिए सदर मजलिस के भरोसे की बड़ी अहमियत है। सदर मजलिस एक अहमियत और उनकी जो भरोसा है वो बहुत मायने रखता है। मुझे ये मालूम है अगर मेरे को सदर मजलिस के भरोसे पे खरा उतरना है तो मेरे को नामपल्ली के अवाम के तवक्कुआत पर, इब्तिदाई सदर मुतमदीन के तवक्कुआत पर खरा उतरना पड़ेगा और इंशाअल्लाह ताला मैं मेरे सदर का भरोसा टूटने नहीं दूंगा। मेरे सदर ने जो मुझ पर एतमाद किया है वो उसके लिए दिन और जान मेहनत करेंगे। इंशाअल्लाह नामपल्ली की अवाम के तवक्कुआत पे पुरज़ोर तरीक़े से उतरने की पुरज़ोर कोशिश करेंगे। इब्तिदाई सदर मुतमदीन जो सदर मजलिस हमेशा कहते हैं कि जमात की रीढ़ की हड्डी, उसको और मजबूत करेंगे। सबके में मुझे ये जिम्मेदारी और ये चार मीनार की सीट नवाजा है और मैं सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे जिम्मेदारी दी और साथ ही साथ हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझ पर एतमाद रखा और मुझे इस काबिल समझा कि मैं हल्के चार मीनार को नुमाइंदगी करूँ और मैं तमाम आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की, अपनी मोहब्बत का इजहार किया। यकीनन मैं भी अल्लाह ताला के सदक़े में, अल्लाह ताला के सदक़े में मैं इस हल्के की अच्छे से अच्छी नुमाइंदगी करने की कोशिश करूँगा और हमेशा अवाम के दरमियान रहूँगा और जिस तरह से मैंने सालार मिल्लत का साथ दिया उसी तरह से मैं नक़ीब मिल्लत और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का भी साथ दूंगा और तमाम जमात का साथ दूंगा, तमाम जमात के वर्करों का साथ दूंगा। हमेशा मैं आपके साथ ही रहा हूँ, एक वर्कर बन के, आप भी वर्कर बन के रहूँगा। रियासत में असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र और इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के दौरान पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ जोन्स में गाड़ियों की तनक़ी जारी है। इस सिलसिले के तहत DCP साउथ जोन पी साई चैतन्या IPS की निगरानी में काली कमान गुलजार हाउस के करीब पुलिस की जानिब से गाड़ियों की मुकम्मल तलाशी ली गई। वाज़ेह इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस सिलसिले में सख्त हिदायत जारी की गई हैं। साबिक़ कुलीन इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इसराइल की जानिब से गाज़ा फ़लस्तीन में किए जा रहे मज़ालिम को होलोकास्ट करार दिया है।
मीडिया की जानिब से पूछे गए सवाल पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की जा रही है और 10,000 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं, जिनमें काफ़ी तादाद में बच्चे शामिल हैं। गजा फ़लस्तीन में वाक़े 45 हॉस्पिटल्स के मुंजिमला 20 हॉस्पिटल्स को तबाह कर दिया गया है। उन्होंने इसराइल की जानिब से किए जा रहे इक़दाम की सख्त अल्फाज में मज़म्मत भी की। मैं ये कह रहा हूं कि गाजा में जेनोसाइड हो नहीं बल्कि हॉलोकॉस्ट हो रहा है। जेनोसाइड नहीं, गाजा में हॉलोकॉस्ट हो रहा है। गाजा में हॉलोकॉस्ट हो रहा है। 10,000 लोग कब तक मार दिया गया, जिसमें से 5,000 मासूम बच्चे हैं, 4,000 के करीब महिलाएं हैं। 10,000 बिल्डिंगों को तोड़ दिया गया। 50,000 महिलाएं प्रेग्नेंट हैं वहां पर। गाजा में 36 हॉस्पिटल में से 20 हॉस्पिटल को इजराइल बर्बाद कर दिया। तो इजराइल इस पूरी दुनिया में एक डिस्क्रिमिनेशन की बेहतरीन मिसाल है, पूरी दुनिया में। बल्कि इजराइल का ये जो पॉलिसी है वो तो उस वक्त के साउथ अफ्रीका को भी शर्मिंदा कर देगा। इतना डिस्क्रिमिनेशन, इतना जुल्म वहां पर फ़लस्तीनियों पर किया जा रहा है। आप बताइए, 10,000 में 4-5 हज़ार मासूम बच्चे हैं, 3-4 हजार महिलाएं हैं, और पूरा ये सुपर पावर बैठ के देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। अगर इजराइल के इतने लोग मर जाते तो क्या होता था वहां पर? इजराइल के अगर इतने लोग मर जाते तो क्या होता था वहां पर? और 75 साल से फलस्तीनियों को मारा जा रहा है। 1948 में नखबा हुआ, 7 लाख फलस्तीनियों को निकाल कर आप फेंक दिए, यही इजराइली लोग 48 से। और आप लोगों को मालूमात के लिए कह रहा हूं कि इजराइल में अगर कोई फलस्तीनी चलता है तो उसकी रोड अलग, उसका रास्ता अलग, वो गाड़ी का नंबर प्लेट अलग। आप बताओ दुनिया में कौन सी जगह ऐसा होता? बताओ। फलस्तीनी है तो उसका रोड अलग, उसका रास्ता अलग, नेम प्लेट है। उसको अगर जाना है तो 100 क्रॉसिंग क्रॉस करना पड़ता, उसको चेक्स होते उसके लिए। मासूम नौजवान बच्चों को वीजा मिलता है यूनिवर्सिटी में अब्रॉड पढ़ने के लिए, जाने नहीं देते उन लोगों को। तो डिस्क्रिमिनेशन की बेहतरीन मिसाल एक रेसिस्ट स्टेट है इजराइल, रेसिस्ट स्टेट है इजराइल। तो क्या वो हॉस्टेजेस जो है इजराइल के छोड़ना चाहिए हमास को? देखिए, हॉस्टेजेस, वायलेंस, ये सब खत्म होना चाहिए। हॉस्टेजेस को बिल्कुल छोड़ना चाहिए। क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? बिल्कुल छोड़ना चाहिए। मगर आप लोग एक बात समझो, ये जो फलस्तीनियों पे जुल्म चल रहा ना, ये अक्टूबर से नहीं शुरू हुआ। ये आप देखिए, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था हिस्टोरिकली। अगर आप देखेंगे, कल के दिन 2 नवंबर को 1918 में बैलफर डिक्लेरेशन हुआ था, और बैलफर डिक्लेरेशन के तहत फलस्तीन की जमीन को इजराइलियों को दे दिया गया था। कल का बहुत तारीखी दिन था, और उस वक्त से शुरू हुआ पूरा फलस्तीनियों को वहां से बेदखल करने का। No, why don't you ask the Prime Minister to do something? आप मोदी जी से पूछ लीजिए, भाई कुछ करिए उनके लिए। तालिबान से बात कर रही है, मालूम है आपको मोदी जी? मौजूदा सदर कुलीम इत्तेहादुल मुस्लिमीन तालिबान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी हेडक्वार्टर दारुसलाम में मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान रुकन असम्बली हल्के याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी, जिन्हें दोबारा टिकट नहीं दिया गया है, उनके कामों की सताइश की। उन्होंने बताया कि बचपन से वो सैयद अहमद पाशा खादरी को काम करते हुए देखते आ रहे हैं और उनका शुमार सालारे मिल्लत के साथियों में होता है। इसी तर्ज पर उन्होंने मौजूदा MLA चारमीनार मुमताज़ अहमद खां के काम की भी सताइश की। उन्होंने कहा कि मुमताज़ अहमद खां कई बार पार्टी टिकट पर MLA मुंतखब हुए हैं और उन्होंने कई साल अवाम की खिदमत की है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि दोनों कायदीन पार्टी को और मजबूत करेंगे और पार्टी के लिए काम करते रहेंगे।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस असम्बली तेलंगाना के असम्बली इलेक्शन में हम लोग मौजूदा 7 असम्बली हलकों के साथ साथ राजेंद्र नगर और जुबली हिल पे भी अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। तो 9 असम्बली हलके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तेलंगाना के असम्बली इलेक्शन में हिस्सा लेगी। और मैं आपके बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि 2018 में ही ये बात तय हो गई थी कि 2023 में जब असम्बली के इंतखाबात होंगे तो अहमद पाशा कादरी साहब और मुमताज़ अहमद खान साहब की जगह पर किसी और उम्मीदवार को मौका दिया जाएगा। अहमद पाशा कादरी साहब तो हमारे लिए एक स्टालवर्ट हैं और मेरे ख़्याल से वो मजलिस के जितने लोग आज पुराने बुज़ुर्ग जो बरसों से वाबस्ता हैं मजलिस से, मेरे ख़्याल से अब्दुल वाहिद ओवैसी को देखने वालों में शायद अहमद पाशा कादरी हैं और थोड़े बहुत लोग हैं। वो हमारे वालिद सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी के बड़े क़रीबी साथी थे। अहमद पाशा कादरी साहब की जो खिदमात मजलिस के लिए हैं वो नाकाबिल फ़रामोश हैं। और अहमद पाशा कादरी साहब की जितनी मैं तारीफ़ करूं, उनकी खिदमात के बारे में बोलूं, वो बहुत कम होगा मेरे लिए। और बेइंतहा बेलोस तरीक़े से मजलिस की खिदमत करते आए और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आइंदा भी वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की और खिदमत करेंगे। मुझ जैसे कमज़ोर इंसान की वो रहबरी भी करेंगे, अपने मशवरों से मुझे आरास्ता करेंगे। मुमताज़ अहमद खान साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने बल्दिया थे, कॉरपोरेटर थे पहले वो, फिर उसके बाद 94 में एमएलए बने। 1996 में मुमताज़ अहमद खान साहब सालार का पार्लियामेंट इलेक्शन था, मजलिस में नहीं थे, तब भी मुमताज़ अहमद खान साहब सालार के इलेक्शन में काम किए। पार्लियामेंट इलेक्शन में जो वेंकैया नायडू साहब इलेक्शन में लड़े थे, फिर मुमताज़ अहमद खान साहब मजलिस में आए, मैं अकेले एमएलए था, फिर हम 2 एमएलए हुए। 99 में अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा मजलिस के एमएलए बने, फिर 2004 में एमएलए बने, 2009 में बने, 2014 में बने, फिर 2018 में बने। तो माशाअल्लाह से मुमताज़ अहमद खान साहब से मेरे एक पर्सनल ताल्लुक़ात भी हैं। मुमताज़ खान साहब को अहमद पाशा कादरी साहब को बुलाकर दारुस्सलाम में उनसे बताया कि भाई जो बात पहले से तय थी आपको मैं बता रहा हूँ कि इस बार मैं आपको और पाशा कादरी साहब को दोबारा एमएलए का टिकट नहीं दे सकता हूँ और मेरी ख्वाहिश ये है कि आप लोग मजलिस से वाबस्ता रहें और बल्कि इलेक्शन में आगे बढ़कर एक बड़े बनकर आप मजलिस के लिए काम करें। तो दोनों ने मुझसे ये कहा कि बिल्कुल सही है, बराबर हम जमात के साथ थे, है और रहेंगे, हम मजलिस के लिए काम करेंगे। मैं शुक्रगुज़ार हूँ उनके उस मोहब्बत भरे अल्फाज का, उनकी वाबस्तगी का जो उन्होंने पाशा कादरी साहब ने और मुमताज़ खान साहब ने कहा। और मुझे यकीन है कि इस इलेक्शन में पाशा कादरी और मुमताज़ खान साहब दोनों मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए काम करेंगे। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। मजलिस ने असम्बली इंतखाबात के लिए 6 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। 9 नशिस्तों बशमूल जुबली हिल्स और राजेंद्र नगर हल्कों पर इंतखाब लड़ने का किया ऐलान। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामान बैरिस्टर ओवैसी की मीडिया कॉन्फ्रेंस। मीर जुल्फ़िकार अली को चार मीनार और माजिद हुसैन को नामपल्ली हल्के से मजलिस का टिकट। चंद्रायन गुट्टा कारवान मलकपेट के अराकीन असम्बली को दोबारा टिकट। जाफर हुसैन मेराज का हल्का बदल दिया गया। बीआरएस का दौर इख्तियार अमन व अमान से पूर्व बीआरएस की कारकर्दगी पर आवाम वोट दें। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की तूफानी इंतखाबी मुहिम जारी। वज़ीर आला क्रिमिनल सियासतदान बीआरएस हुकूमत अपनी 10 साला प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ मुबाहिस में हिस्सा ले। सदर टीपीसीसी रेवंत रेड्डी ने किया चैलेंज। TUWJ के मीट दी प्रेस से किया खिताब।
इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।